नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। अमृतसर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान पंजाब में 6 लोगों को गिरफ्तार कर एक बड़ी हत्या की वारदात को नाकाम कर दिया गया। इस बारे में जानकारी पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। डीजीपी ने बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने खुफिया सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन के दौरान पंजाब में 6 लोगों को गिरफ्तार करके एक बड़ी हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सितंबर 2024 में राजस्थान के कबड्डी खिलाड़ी संदीप सिंह नांगल अंबिया, सुखमेल सिंह डिप्टी और हाईवे किंग होटल पर गोलीबारी की घटना में शामिल थे। इन आरोपियों के पास से 6 आधुनिक हथियार और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पे स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस संगठित अपराध नेटवर्क को खत्म करने और राज्य भर में शांति एवं सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है। गणतंत्र दिवस पर पंजाब के अमृतसर में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। अमृतसर में बाबा अंबेडकर की मूर्ति के साथ बेअदबी की गई। जानकारी के मुताबिक गणतंत्र दिवस पर युवक ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा और बताया जा रहा है कि युवक माल्यार्पण करने के लिए जो सीढ़ी लगाई गई थी उस पर चढ़ गया और हथौड़े से प्रतिमा पर लगातार 8 वार कर मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि व्यक्ति ने पहले प्रतिमा के पास रखी संविधान की मूर्ति को भी आग लगाई। इस घटना के बाद अमृतसर में माहौल गरमाया हुआ है, जिसके चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया। घटना को अंजाम देने वाले शख्स की पहचान प्रकाश निवासी धर्मकोट अमृतसर के रूप में हुई है, जो कि खुद दलित समाज का बताया जा रहा है। इस घटना की खबर आग की तरफ फैल गई, जिससे दलित समाज में रोष पाया जा रहा है। श्री राम स्थित महास्नान प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन पवन द्रविड़ ने घटना की निंदा करते हुए आज अमृतसर बंद की कॉल दी, जिसके तहत अमृतसर में आज सभी दुकानें बंद की गई। और वहीं एआईजी जगजीत सिंह ने बताया कि आरोपी को पकड़कर उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, उससे पूछताछ जारी है। उत्तराखंड ने आज 27 जनवरी से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। ऐसा करते ही यह देश में विवादित कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन से इसका ऐलान किया। सीएम धामी ने इस मौके पर यूसीसी के नियमों की जानकारी देने वाला पोर्ट लॉन्च किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसके साथ ही उन्होंने राज्य के लोगों से 3 साल पहले किया अपना वादा पूरा कर दिया है। आज का दिन सिर्फ राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। यूसीसी किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूसीसी का उद्देश्य राज्य के लोगों के लिए बेहतर और समान अधिकार सुनिश्चित करना है। उत्तराखंड में आज सोमवार 27 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू कर दिया गया है। इस पर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री राज सिंह सैनी के मंत्री अनिल विज ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के फैसले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शाबाशी। गौरतलब है कि साल 2023 में तत्कालीन मनोहर लाल खट्टर सरकार ने ऐलान किया था कि हरियाणा में भी समान नागरिक संहिता लागू की जा सकती है। हालांकि अभी तक हरियाणा में यूसीसी लागू करने का फैसला नहीं लिया गया, लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से मंत्री अनिल विज ने सीएम धामी के कार्य को काबिले तारीफ बताया। संगम में आज गृह मंत्री अमित शाह ने डुबकी लगाई है। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई नेता मौजूद रहे। आज गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ पहुंच त्रिवेणी में डुबकी लगाई। इसके बाद लेटे हनुमान जी के मंदिर गए। उन्होंने जूनाखाड़ा के संतों से भी मुलाकात की। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के अनुसार आज 47 लाख से अधिक लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं और 26 जनवरी 2025 तक 13 करोड़ 21 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें 15 गारंटियों की घोषणा की गई है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इन गारंटियों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये वादे दिल्ली के नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने गारंटी शब्द का मजाक बनाया है, लेकिन आप अपनी सभी गारंटियों को पूरा करेगी। केजरीवाल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता दिल्ली में सभी बेरोजगारों को रोजगार देना है। उन्होंने वादा किया कि नई सरकार हर परिवार के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेगी। हर महिला को प्रतिमाह 2100 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद यह पहला निर्णय होगा। हरियाणा में सैनी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इसको लेकर सीएम नायब सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर 2014 से हमारी सरकार ने हरियाणा को नॉन स्टॉप आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में क्षेत्रवाद भेदभाव होता था और युवाओं को नौकरी विधायकों के चक्कर काटने से मिलती थी। हमारा प्रदेश राजनीतिक बीमारियों से ग्रसित था। हमारी सरकार ने कई बातों को बदलने का काम किया है। बता दें कि सीएम ने 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र, किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी समेत 10 बड़े फैसले लिए हैं। वहीं सीएम ने गणतंत्र दिवस पर पूरे 5 साल के कार्यकाल में 2 लाख सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया था।
सौरभ शर्मा ने भोपाल कोर्ट के सामने सरेंडर करने के लिए अपने वकीलों को भेजा और सुरक्षा की मांग की है। 17 दिसंबर को उसके घर पर छापा मारा गया था और सौरभ के पास करोड़ों की संपत्ति मिली थी। इसके साथ ही उसके दोस्त चेतन सिंह गौर की गाड़ी से 54 किलो सोना भी बरामद किया गया था। सौरभ शर्मा आरटीओ में कांस्टेबल था और बाद में उसने वीआरएस ले लिया था। उसने अपने पिता के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी और इस नियुक्ति पर भी सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि सौरभ के भाई सरकारी नौकरी में पहले ही से थे। सौरभ शर्मा ने अपने वकील के जरिए भोपाल जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। कोर्ट ने उसके खारिज कर दिया और इसके बाद से ही सौरभ के आत्मसमर्पण के आसार पड़ गए थे। उधर सौरभ शर्मा की संपत्तियों को लेकर आयकर विभाग और ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। अब सौरभ के सरेंडर करने के बाद दोनों एजेंसियां उसे पूछताछ करने में जुट गई हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जमीन घोटाला केस में ईडी ने नोटिस जारी किया है। उन्हें ईडी के बेंगलुरु दफ्तर में मंगलवार सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने कहा कि सबूत और रिकॉर्ड पेश करने के लिए उनकी उपस्थिति जरूरी है। ईडी के अतिरिक्त निदेशक मुरली कन्नन ने बताया कि पार्वती के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत जांच की जा रही है। पार्वती पर आरोप है कि उन्हें मैसूर के अप मार्केट में जो जमीन दी गई है उसकी कीमत मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अधिग्रहित जमीन से भी ज्यादा थी। आरोप है कि उसने कई लोगों को कम कीमत पर कई प्रॉपर्टियां दी थी। इसमें सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसूर में पॉश इलाके में दी गई 14 साइट्स भी थी। इससे पहले 17 जनवरी को ईडी ने सीएम सिद्धारमैया और उन्हें की 300 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां जब्त की थी। राहुल गांधी आज सोमवार को मध्य प्रदेश के मऊ में आयोजित जय भीम जय बापू जय संविधान रैली में पहुंचे। राहुल गांधी ने मन से बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान को खत्म करने की साजिश रच रही है। अगर संविधान नहीं रहा तो गरीबों, दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के पास कुछ नहीं बचेगा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस व्यवस्था को बदला जाएगा, गरीबों को उनका हक दिलाया जाएगा। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।